वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हैं। और यहाँ तक आते आते हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक आते हुए पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद एरर एनालिसिस। और अगर ये सब आप लोग तैयार कर चुके हैं अच्छे से, तो अब आप लोग तैयार हैं एक्चुअली फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए। जैसा कि हमने जब इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात की थी, तो वहाँ पर भी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में हमने यही बात की थी दैट फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हमारे चारों तरफ होने वाले बहुत सारे फिनोमिना जो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, डेली लाइफ के फिनोमिना हैं, और उनको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं। तो अब आप लोग अच्छे से तैयार हैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाता है। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल रोल रह जाता है जिसको अब हम यहाँ से एक एक करके देखना शुरू भी करेंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, जो कि बेसिकली थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी से स्टार्ट होती है। नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं। चैप्टर है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि पता चल ही रहा है। और यहाँ पर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट पाथ में आने वाले मोशन को देखेंगे, चाहे वो बड़े ऑब्जेक्ट का हो या छोटे ऑब्जेक्ट का, बट उसका जो पाथ होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा, जिसको हम ट्रांसलेशनल भी कहते हैं। और जैसा कि अभी तक आप लोग देखते आ ही रहे हैं कि जब भी हम कुछ नया पढ़ने जाते हैं तो हमें पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं, पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को देखना होगा, कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी होंगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग का पोर्शन थियोरेटिकल है, पहले ज़रा उसको लेकर चलते हैं और फिर आपको आगे इसमें चीज़ें बताएंगे। तो तैयार हैं अगर सभी लोग, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा कुछ थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है मैकेनिक्स की। आपको याद होगा हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तभी इस टर्म की हमने बात की थी। तो बोलते हैं दिस इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसी का हमने नाम रखा है मैकेनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो ये भी इतनी वास्ट है कि इसको डायरेक्टली एक बार में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता। हमने इसके फर्दर टाइप्स बना रखे हैं, जिसमें नंबर 1 टाइप आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बोला जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो स्टैटिक की जो बेसिक मीनिंग है ये होती है रेस्ट के लिए। तो बोलते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट स्टेट में है, उनको हम स्टैटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे इस यूनिट में ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। सेकंड हमारी यूनिट का ही नाम है काइनेमेटिक्स। बोला जाता है दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अगेन, एंड हियर वी डील विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, बट दिस इज़ फॉर विदाउट कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम यहाँ पर मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, बट उसका कॉज क्यों हुआ है उसकी बात नहीं होगी। ये बातें अगर आपको करनी है तो इसके लिए थर्ड टाइप आता है, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अगेन विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मोशन का कॉज भी देखा जाता है। तो ये तीनों ब्रांच हैं मैकेनिक्स के अंडर में आती हैं। हमें अभी जो फोकस करना है वो करना है ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स पर, तो उसी को लेकर चलेंगे। तो इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, दो तरह की स्टेट हैं ऑब्जेक्ट के लिए। नंबर 1 इज़ रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो सिचुएशन आती है स्टैटिक्स की, और अगर वो मोशन में है तो सिचुएशन आती है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की। तो मोशन दूसरी स्टेट होगी इन विच देयर विल बी चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा विद टाइम। कुछ टाइम पर आप ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर देखेंगे, कुछ समय बाद वो पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर चेंज चलता रहेगा। तो बेसिकली हम लोग मोशन को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे डिटेल में। तो मोशन की बेसिक डेफिनेशन आती है, मोशन इज़ एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, और बोला जाता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़
ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद टाइम और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, तब जाकर हम ऑब्जेक्ट को मोशन के बारे में, मोशन में कंसीडर करते हैं। कैसे चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, उसके अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ मोशन है। तो उसे हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप इस पोर्शन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बढ़ाते हैं आगे। तो हमारे पास मोशन के टाइप्स हैं। नंबर 1 आता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पर ट्रांसलेटरी का मतलब स्ट्रेट लाइन से है। रेक्टिलिनियर में भी अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। रेक्टिलिनियर लाइन आता है इसमें। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। बॉडी स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में आ रहा है। एग्जांपल में जैसे कि कार मूविंग ऑन द हाईवे, मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल बट नैरो रोड। इसी तरह से कोई भी एक ऐसा केस आप ले सकते हो जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट विल बी द केस ऑफ रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। वही हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। दूसरी कैटेगरी आती है सर्कुलेटरी या फिर रोटेटरी मोशन। ये वो मोशन है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ के अबाउट मूव करती है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये हमारा सर्कुलेटरी का एग्जांपल है। एंड मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये रोटेटरी का एग्जांपल होता है। क्या है ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा हमें आगे के चैप्टर्स में। इसी तरह से आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये वो मोशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मूव करती है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। ये हमें लास्ट यूनिट में मिलेगा पढ़ने को। एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ पेंडुलम, स्विंग, स्ट्रेच्ड वायर जैसे गिटार वगैरह में होती है, या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे तबला या ढोलक में है, उसकी ये बात हो रही है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए हम इसको देखते हैं, तो पॉज करके इसे भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ाते हैं फिर इसको आगे, और उसके बाद हम फिर बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की। 1D, 2D और आजकल तो बहुत फेमस है 3D, ये उसी के बारे में है। तो इसी को देखेंगे क्या है हमारे पास। ये बेसिकली आपको अगर ध्यान हो तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है 10th क्लास में। ग्राफ्स बनाया करते थे हम लोग, लेकिन वहाँ पर जो ग्राफ बनता था वो बनता था अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक्स और वाई तक होता था। इस बार ये जेड के अलॉन्ग और आ गया है। और ध्यान रखें जैसे एक्स और वाई 90 है तो ये जेड भी 90 है। आपको ज़रूर ये 120 या कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये 90 इस तरीके से है कि इस पॉइंट से ये आपकी तरफ आएगा बाहर निकलते हुए। तो बोर्ड पर हम या हवा में बना नहीं पाते हैं इसको, तो बोर्ड पर हमें इसे इसी डायरेक्शन में बनाना होता है। ऑल द 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक इस तरह से जैसे रूम का एक कॉर्नर होता है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल वॉल मिलेगी, वर्टिकल हाइट भी मिल जाएगी, और टूवर्ड्स दूसरी वॉल में भी एज मिल जाएगा। ये वही केस है। तो बोलते हैं ये जो 3 एक्सिस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली 1D, 2D और 3D का कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती है, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलती है, या फिर जेड एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक्स वाई जेड में से कोई भी एक चेंज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उस मोशन को हम कहेंगे 1D। तो इट इज़ द मोशन इन विच ओनली 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स विच आर एक्स वाई एंड जेड चेंजेस। जैसे एग्जांपल है मोशन ऑफ मैन वॉकिंग ऑन अ नैरो लेवल रोड, कार रनिंग ऑन हाईवे, मोशन ऑफ पेंडुलम। ये सब हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल हैं, और ये 1D के एग्जांपल भी होते हैं। दूसरा है 2D, ऑब्वियसली जहाँ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में से 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोई चेंज हो जाएं, अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी 2 चेंज हो जाएं, तो तब होगा जब कोई बॉडी इस तरीके से एक प्लेन में मूव करेगी इस डायरेक्शन में। आप अगर देखोगे इस डायरेक्शन में बॉडी एक्स में भी चल रही है और बॉडी वाई में भी जाती है साइमल्टेनियसली। इधर चल रही है बॉडी, या ये इस डायरेक्शन में चल जाए एक्स और जेड प्लेन में, या ये एक्स और वाई प्लेन में आ जाए, या फिर ये बॉडी इस तरफ आ जाए एक्स और वाई और जेड प्लेन में, इस तरफ वाई और जेड प्लेन में आ जाए। तो कहीं पर भी किसी भी प्लेन में अगर बॉडी मूव करती है, इन दैट केस इट विल बी 2 डायमेंशनल मोशन और 2D मोशन इन विच एनी 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 चेंजेस।
जैसे कि एग्जांपल है मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल आता है, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या इंसेक्ट्स क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, या फिर मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल्स और कैरम कॉइन्स, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं 2D में। इसी तरह से अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं तो बोलते हैं 3D मोशन है। और इस 3D मोशन के लिए अगर कहा जाए तो हमारे पास एग्जांपल आता है, जैसे कि रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, काइट, बर्ड, एरोप्लेन, ये सब हमारे 3D के एग्जांपल में आते हैं। तो एक कैटेगरी है 1D 2D 3D की जो ओवरऑल मोशन को डिफाइन करती है। इसे भी थोड़ा सा पॉज करके आप नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते वक्त हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ज़रूर करनी होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली रेफरेंस पॉइंट या सरफेस होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। तो बोलते हैं इट इज़ द नेम गिवन टू ए पॉइंट और सरफेस फ्रॉम विच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। इसके दो टाइप हैं हमारे पास। थोड़ा डेप्थ में जाएँ तो बोला जाता है दो टाइप, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम बेसिकली वो बोला जाता है इन विच न्यूटन्स लॉज आर होल्ड ट्रू एंड हेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, जिसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। इसकी डिटेल हम न्यूटन्स लॉज की डिटेल हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो वहाँ पर डिटेल मिलेगी, बाकी थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। जहाँ बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करें तो यह आता है जिसमें हम न्यूटन्स लॉज को होल्ड नहीं होने देते, यानी कि वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ इतना भी अगर हम मानकर चलें कि इट इज़ अ पॉइंट और सरफेस फ्रॉम विच द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। जैसे कि सपोज अगर आप एक ट्रेन का मोशन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, तो प्लेटफॉर्म इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं हो या किसी भी केस में मेंशन नहीं हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे हम अर्थ सरफेस की फॉर्म में ले लेते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे पॉज करके, पढ़ेंगे फिर आगे। तो बेसिक चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है कॉन्सेप्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आता है डिस्टेंस, और उसी के साथ साथ चलता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली बोलते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन को कवर करते वक्त उसने जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की है उसी को कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। डिनोट करते हैं एस से, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है और क्वांटिटी स्केलर होगी, यानी कि इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन नहीं बताएंगे। इसी तरह से एक टर्म और आती है डिस्प्लेसमेंट। इसमें बोला जाता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक देखनी है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट ने किसी पोजीशन से चलना शुरू किया और फाइनली वो कहीं पर जाकर रुका, तो इस दौरान उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट एयर डिस्टेंस होगी उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसे भी ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर होगी और क्वांटिटी ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन बतानी है और डायरेक्शन होगी इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इसके बारे में अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट देखें, इसे आप पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं। इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा रूल डायरेक्शन के हिसाब से है। ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए आगे जा रहा है और फिर टर्न बैक होकर पीछे आता है तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बट डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और सेम डायरेक्शन है, जो कि हमें कई केसेस में हमें मिल जाएगा। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, तो जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे स्ट्रेट लाइन में। विदाउट चेंज इन डायरेक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें सेम मिलते हैं। इसे अगर आप पॉज करके नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी। ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं। थोड़ा सा बस रिकॉल के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इनको, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखेंगे इनकी। तो नेक्स्ट आ रहा है स्पीड। स्पीड है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है
रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करने को है, तो बोलते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, कितना टाइम हुआ है, रेशो कर देंगे, हमें स्पीड मिल जाएगी। फॉर्मूला v इज टू एस अपॉन टी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और क्वांटिटी स्केलर। यही बात वेलोसिटी के लिए कहेंगे तो यहाँ डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसी में अगला लेवल स्पीड और वेलोसिटी आ रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, कितना टाइम लगा, रेशो करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, और SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन इन्वॉल्व होने की वजह से इसको हम वेक्टर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। सिंपल फार्मूला और सिंपल कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स यहाँ मिलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एवरेज फॉर्म में मेजर करने के लिए आ जाता है क्वांटिटी को। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो ये मल्टीपल पार्ट्स के टोटल इफेक्ट को लिया जाता है। बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन है, बट ये टोटल फॉर्म में होगा। टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन रेशियो किया तो एवरेज स्पीड, फॉर्मूला वही है, मीटर पर सेकेंड, स्केलर नेचर और एज इट इज़ चल रहा है। यही बात अगर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वेलोसिटी भी बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको आगे बढ़ाएं, अगर एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाता है। यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर्मूला वैसे ही चलेगा, बस क्वांटिटी का नेचर वेक्टर में होगा। और इसके भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। और अब इसके बाद बढ़ाते हैं थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट जो आपने इससे पहले नहीं देखा है 9th क्लास में मेनली, और वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये इंस्टेंट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब है एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट कुछ भी होगा वो टाइम की फॉर्म में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट टी। किसी टी टाइम पर या स्मॉल टाइम पर आप मेजर करते हैं अगर, तो फॉर्मूला बनता है स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट है, डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो हम फॉर्मूला देख रहे थे एस अपॉन टी फॉर द स्पीड। अब यहाँ एस की जगह डी एस आ गया है, जिसमें डी इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल पार्ट। डी एस, यहाँ जो डी लगाया है इसकी जगह डेल्टा भी हो सकता था हमने, लेकिन नया कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलस का भी आगे जाके बात करेंगे, तो इसलिए हमने इसको डी की फॉर्म में देखा है। तो डी एस अपॉन डी टी इसका फॉर्मूला बनेगा। डी एस का मतलब स्मॉल डिस्टेंस और डी टी का मतलब स्मॉल टाइम। ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, मीटर पर सेकेंड और स्केलर नेचर एज इट इज़ है। इसी बात को वेलोसिटी में लेंगे तो बस आपको डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, और यहाँ पर डी एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट से रहेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, दोनों का फॉर्म सेम ही होगा, बस इसमें हम डायरेक्शन और अटैच कर सकेंगे। मीटर पर सेकेंड यूनिट सेम है। तो जो इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस बेसिकली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जहाँ आप ये मान के चल सकते हैं कि सपोज बॉडी किसी पोजीशन ए से बी तक जाती है। ए से बी तक अगर पोजीशन में बॉडी मूव करती है और उसके बाद आप उसमें टोटल कहते हैं कि 10 मिनट का टोटल टाइम लगा है, तो आप पर्टिकुलरली 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 10th सेकेंड या 2-3 सेकेंड का कॉम्बिनेशन मिलाकर एक इंटरवल बना सकते हैं। स्मॉल पीरियड के लिए जब हम चेक करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वर्ड लग जाता है। तो इसको अगर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप इसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए अब ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स की। तो थोड़ा सा अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की, और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। तो देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक आते आते हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक की बात कर ली है, और अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आगे हम बढ़ें अगले टॉपिक पर, उससे पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देखना होगा जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं दैट मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू स्टडी फिजिक्स। तो यहाँ आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स किसको कहते हैं हम? बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से।
तो ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, बट यहाँ पर कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। जो नई टर्म्स जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए, उनकी थोड़ी सी बात करनी होगी। बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे मैथमेटिक्स के लेवल पर, लेकिन जितना भी फ़िलहाल फ़िज़िक्स में ज़रूरत है उसको हम ज़रूर सीखेंगे आगे के टॉपिक और क्वेश्चंस को करने से पहले। तो शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स में फ़िज़िक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस। आप जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मेथड हैं कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन से ही बनता है कैलकुलस। तो कैलकुलस बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस आते हैं, दो मेथड आते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यहाँ से अगर मैं रिलेट करूँ तो अगर क्वांटिटी को बड़ा करना है तो आप जानते हैं वो एडिशन के फॉर्म में होता है, या जल्दी बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई में आता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा हायर लेवल पर जब जाते हैं तो बड़ा करने का प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक इसी तरह से छोटा करना है तो आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन यूज़ होता है, ज़्यादा छोटा करना है तो डिवीज़न, और इन दोनों के लिए जो कलेक्टिव फॉर्म आता है वो आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेसेस बिल्कुल सिंपल अलग हैं। हम जो इनके कंपैरिजन में पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग मेथड है, लेकिन ये भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो क्वांटिटी को बड़ा और छोटा करने के काम आते हैं और बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा रिडक्शनिज़म एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो जो रिडक्शनिज़म हमने पढ़ा था वो यही है डिफरेंशिएशन, कि बड़े पार्ट की जगह आप छोटे पोर्शन पर आ जाओ कन्फाइंड होकर, और उसको जब एक बार एनालिसिस कर लोगे तो उसको बड़े लेवल पर ले जाना आसान होगा। यही हमारा रिडक्शनिज़म है। यूनिफिकेशन में भी हम यही करते हैं कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने पढ़े हैं उनको हम कंबाइंड कर देते हैं बड़े पार्ट को पढ़ने के लिए, तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। बेसिकली रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो देखेंगे पहले वो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से शुरू हो जाता है। फिर आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन पर आते हैं। और बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्प्लिट करते हैं, या ब्रेक कह सकते हो, ब्रेक ए वेरिएबल क्वांटिटी इनटू स्मॉल पार्ट्स। किसी वेरिएबल क्वांटिटी को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन इन जनरल लैंग्वेज। एंड कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको पता है जैसे छोटा करने वाले सिंबल्स, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के सिंबल्स हैं हमारे पास। यहाँ भी हमारे पास सिंबल आता है। सिंबल की सबसे पहले बात करेंगे। तो जो सिंबल हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते हैं वो करते हैं डी से। डिफरेंशिएशन है तो पहला लेटर ले लेते हैं डी। इसको लिखने का तरीका होता है डी बाई डी, कोई वेरिएबल होगा वो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस एक्स इज़ वेरिएबल टर्म। जरूरी नहीं है एक्स ही हो, कोई और वेरिएबल टर्म हो सकता है, डी बाई डी टी हो सकता है। तो हेयर इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, विच इज़ अगेन अ वेरिएबल। आप वाई लेना चाहते हो वाई ले लो, आप थीटा लेना चाहते हो थीटा ले लो, बट जो भी आप ले रहे हैं दैट शुड बी ए वेरिएबल टर्म। तो हम इन जनरल एक्स के फॉर्म में फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो मेन है वो हैं इसके फॉर्मूले। तो फॉर्मूले किस तरीके से चलते हैं थोड़ा सा उनकी बात कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले ही यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं एक बार देख लेते हैं। जो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के, इसमें सबसे पहले है नंबर 1, एक्स की फॉर्म में लेकर चलते हैं फॉर्मूले, बाकी तो जैसे जैसे वेरिएबल होगा वैसे वैसे रख ही लेंगे। नंबर 1 इज़ डी बाई डी एक्स है ऑफ एनी फंक्शन विच इज़ एक्स। एक्स की टर्म्स में होना चाहिए, नीचे एक्स है तो ऊपर भी एक्स होगा, नीचे टी है तो ऊपर भी टी होगा। तो एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन को अगर हम लेकर चलेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर एक्स टू द पावर एन को एन एक्स एन माइनस 1 लेकर चलते हैं हम। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर x की पावर n में दिया है आपको तो एन एक्स एन माइनस 1 लिखेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे सपोज आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 दिया है, इसको सॉल्व करना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 5 को आगे लिखेंगे, x और 5 माइनस 1 से सॉल्व होकर 5x टू द पावर 4 बन जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला मेथड है। ज़रूरी नहीं है पावर प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकती है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7 है सपोज, तो -7 को आगे लाएंगे, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है x,
-7 ऐसे ही रहेगा और उसमें एक -1 कर देंगे, तो -7x-8 हो गया। ये हमारा डिफरेंशिएटेड पार्ट है। डिफरेंशिएटेड मतलब छोटा कर रहे हैं। पहले x⁵ था, अब x⁴ पर पहुंच गया, छोटा होना। x⁻⁻7 पर था, अब x⁻⁻8 पर हो गया, यानी रेसिप्रोकल में जा रहा है। ऑब्वियसली ये छोटा हो रहा है। तो ये हमारा पहला फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसी का एक स्पेशल फॉर्म और अगर हम देखें तो आता है कि यहाँ पर d/dx देंगे आपको x⁴n और इसके साथ एक k दे देंगे जिसमें k कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा होगा। तो मेथड ये होता है कि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फार्मूला d/dx ऑफ x⁻n के लिए एज़ यूजुअल लगा देते हैं, जो कि n(x(n-1) चल ही रहा है। एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे d/dx ऑफ आपके पास आ रहा है 5x4 है, तो 5 को हमने बाहर किया और हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें तो x⁴ में लगेगा 4x4-1 यानी कि 20x3। तो ये फिर से छोटा हो गया। ये हमारा मेथड है डिफरेंशिएशन का। अगर इसी का एक और फॉर्म देखें तो d/dx कभी कभी ऐसा होता है x⁻1 हो जाता है। तो अगर x⁻1 है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, dx/dx है तो ऊपर और नीचे सेम है तो इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन बेसिकली ये d/dx ऑफ x⁻n कुछ ऐसे सॉल्व होगा 1x1-1 यानी कि 1x0 यानी कि 1 × 1 मतलब 1। लेकिन इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से आता है नंबर 4। अगर सिर्फ कांस्टेंट हो गया d/dx ऑफ k ओनली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए आंसर सीधे सीधे 0 हो जाता है। ये 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर k का मतलब कांस्टेंट से है। कांस्टेंट का हम कभी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका आंसर 0 बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही हमारे फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा और अगर देखें इसमें ऐड ऑन कर लें तो एक फार्मूला नंबर 5 पर आता है d/dx ऑफ sin x अगर लिखा है तो इसको हम cos x लिखते हैं। आंसर है डायरेक्ट, एक्चुअली इसका प्रूफ होता है बट हम अभी प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं। नंबर 6 में देखेंगे तो d/dx ऑफ अगर cos x पूछा गया है तो इसको हम -sin x लिखेंगे। sin x का cos x और cos x का -sin x याद रखेंगे। इसी तरह से ये हो गया है। वैसे तो मेन इतना ही यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में अगर आप देखने जाएंगे तो ये 20, 30, 40 नंबर तक चले जाते हैं सारे फॉर्मूले, उतना हमें नहीं जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा हुआ तो एक और नंबर 7 पर अगर लिखते हैं तो d/dx ऑफ e⁻x, ये e⁻x ही रहेगा। और एक और है नंबर 8 d/dx ऑफ log x, ये 1/x आ जाता है, ये बेसी के साथ है। बट ये नंबर 7 और 8 बहुत रेयर यूज़ होंगे, अभी इतना जल्दी नहीं। फ़िलहाल आपको फोकस 1 to 4 पर करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये तो थे फॉर्मूले। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, वो हमें सीखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डिफरेंशिएशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डिफरेंशिएशन एक फॉर्म है जिसमें हम डिफरेंशिएशन को कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x) और ये एडिशन में है, तो एडिशन में आप डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं f(x) के ऊपर भी और g(x) के ऊपर भी, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा दोनों में। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो मेथड है वो लगेगा, फॉर्मूला वो लगेगा, g(x) में भी लगेगा और जो बीच में उनके साइन है वो यूज़ हो जाएगा। ये हमारा माइनस के लिए भी चलता है। अगर माइनस है तो माइनस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नहीं, वहाँ मेथड अलग होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मोस्टली आएगा, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं पर भी आपको डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़े, डायरेक्टली अप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ लोग बोलते हैं जी ये मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन ये बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, फ़िलहाल क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं। हम थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि इजीली आप उनको समझ सको। तो सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे पहला फंक्शन आपको दिया है f(x), ये दिया है 3x² + 2x, जस्ट फॉर एग्जांपल।
ये अगर आपको ऐसा दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन आपको करना है d/dx ऑफ एफ एक्स सॉल्व करना है। ये d/dx ऑफ 3x² प्लस 2x बन जाएगा और प्लस देख रहे हैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। d/dx ऑफ 3x² अलग, d/dx ऑफ 2x अलग हो जाएगा। और उसके बाद हम मेथड लगाएंगे, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कांस्टेंट 3 को हमने बाहर किया और x की पावर 2 में फॉर्मूला लगा दिया 2x 2 - 1। याद रखना जहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं वहाँ d/dx ख़त्म हो जाता है, सिर्फ फॉर्मूला आता है। ऐसे ही 2 को बाहर करेंगे और dx/dx आप जानते हैं वो 1 होता है, हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है 3 × 2 6x + 2। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह से इसको अगर हम और देखें आगे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फंक्शन f(x) आपको दिया है, ये दिया है 4x³ - 2x + 8। सपोज ऐसा दिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल एनी एक्सप्रेशन कैन बी देयर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले d/dx ऑफ f(x) करने के लिए d/dx ऑफ f(x) की वैल्यू रखेंगे, वो है 4x³ - 2x + 8। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, d/dx ऑफ 4x³ ऐसे ही रखा जाएगा, माइनस माइनस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, d/dx ऑफ 2x आ जाएगा और फिर d/dx ऑफ 8 आ जाएगा। तीनों में हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दी है। आगे बढ़ाते हैं। कांस्टेंट बाहर होगा 4, x की पावर 3 में 3x 3 - 1, फिर 2 बाहर होगा कांस्टेंट dx/dx 1। और कांस्टेंट का तो आपको बताया है, कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0। ध्यान देंगे यहाँ 2 जगह पर कांस्टेंट थे लेकिन वो बाहर हुए क्योंकि वो वेरिएबल के साथ थे। अकेला कांस्टेंट का आंसर 0 होता है। कांस्टेंट यानी कि जो वैल्यू चेंज नहीं होगी उसका आंसर 0 होगा। तो ये बन जाएगा 4 3 12 x² - 2। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो एक बार इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करने का मेथड था। हमें इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं करना होता, स्टार्टिंग में थोड़ा ही आएगा, लेकिन वो भी एक एडवांस लेवल पर आता है। उसमें क्या क्वेश्चन होगा आपके पास? यही क्वेश्चन है। इसको आप प्रीवियस वाले को क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे थे तो इसको 2 कह देना। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। अब की बार आपको एक्चुअली बता देंगे कि जो फंक्शन है उसको आपको किस वैल्यू पर डिफरेंशिएट करना है। तो एट x = सपोज 3 दे दिया है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, कोई भी वैल्यू। तो सपोज़ वही फंक्शन, वही एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो डिफरेंशिएशन आपको जो करना है इस एक्सप्रेशन का करना है, एट x = 3 करना है। तो आपने जब आंसर निकाल लिया तो अब आपको फाइनल बनाने के लिए एट x = 3 में d/dx ऑफ f(x) निकालना है। ये तो पहले की ही तरह निकाला आपने, इसमें बस x की वैल्यू पुट कर देनी है। 6 × 3 बाकी 2 एज इट इज़ है। तो 6 3 18 + 2 20। तो बेसिकली 20 इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। x = 3 यहाँ भी रख लेते हैं, एट x = 3 वही मेथड किया है सेम, एट x = 3। तो d/dx ऑफ f(x) जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आएगा 12 ऑफ 3 का स्क्वायर - 2। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 12 9 108 होता है -2 यानी कि 106 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम एक एग्जैक्ट वैल्यू पर पहुंचते हैं, प्रोवाइडेड हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी हो कि कहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारा यूज़ होता है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले में। किस तरीके से यूज़ होता है, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से इसके देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको पॉज करके एक बार फिर से नोट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है हमें। हमसे बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय, आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया गया है मीटर में, और बोला है फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं है, बट आप ध्यान देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछी है और पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी को बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करना है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये ds/dt होता है, जिसे आप चाहें तो d/dt(s) भी लिख सकते हैं। ds का मतलब यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dt का मतलब स्मॉल टाइम, d लगने के बाद छोटा हो जाता है एक्सप्रेशन, तो d/dt(s) मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएशन की नज़र से देख सकते हैं, और जब फॉर्मूला रखेंगे तो d/dt(s) इज़ t³ - 3t² + 8t। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देगा d/dt ऑफ t³ - d/dt ऑफ 3t² + d/dt ऑफ 8t। सॉल्व करते हैं, t³ इज़ 3t, 3 - 1, फर्स्ट फार्मूला लगाया है डिफरेंशिएशन का, 3 कांस्टेंट बाहर किया, दूसरा फार्मूला लगाने जा रहे हैं 2t, 2 - 1, और फिर 8 को बाहर किया, dt/dt, ये 1 हो जाता है, याद रखेंगे 1 हो जाएगा। तो 3t² - 6t + 8, ये हमारा फार्मूला हो गया है वेलोसिटी का। और जब पूछा है t = 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी का फार्मूला 3, 2 का स्क्वायर 6, 2 + 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 12, -12 + 8 यानी कि 8 मीटर/सेकेंड हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाली है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आप समझ ही रहे हैं क्यों डिफरेंशिएशन की यहाँ पर ज़रूरत है। एक लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का और देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फॉर ए बॉडी इज़ गिवन एज t = √x + 3 आपको दे दिया है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ 0। ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप समझ रहे होंगे, t नहीं दिया है, बट ये बोला है कि जिस समय वेलोसिटी 0 है उस समय होगा कुछ टाइम, उस वक्त इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के बताइए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो t = √x + 3 को हम लिखेंगे √x = t - 3, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x मिल जाता है t - 3 का स्क्वायर यानी कि t² - 6t + 9। ये हमारा अब एक्सप्रेशन आ गया है इस तरह का। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, ये होता है d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो x है, तो d/dt ऑफ t² - 6t + 9 अप्लाई करते हैं, d/dt ऑफ t² डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दी है, d/dt ऑफ 6t + d/dt ऑफ 9, तो t² का 2t, 2 - 1, -6t का 6 बाहर कर दिया है, dt/dt 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया है 2t - 6 विच इज़ v। अब एट v = 0 पूछा है उन्होंने, तो एट v = 0 में v की वैल्यू रख दो, 2t - 6 = 0, तो इससे t 6/2 यानी कि 3 सेकेंड आ गया। तो बेसिकली जिस समय वेलोसिटी 0 है उस समय टाइम हमें मिल चुका है 3 सेकेंड। अब आप इसको इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में रख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज दैट x = t² - 6t + 9, तो टाइम जहाँ पर वेलोसिटी 0 है वो 3 है, तो 3 को रख देंगे यहाँ, और आप देख रहे होंगे इसको, तो ये 3 का स्क्वायर 9 - 18 + 9 यानी कि 0 बन गया है। तो जिस समय वेलोसिटी 0 है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ गया है, हमारे डिफरेंशिएशन के मेथड से आया है। हमेशा 0 नहीं आएगा, वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा, तो मेथड आपको फॉलो करना ही है। तो इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी और चीज़ें इसमें अभी सीखने को बाकी हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।